सोचो, तुम अपने सपने के बीच में एक बड़े से रूम में खड़े हो। रूम काफी डार्क है, सिर्फ एक फैंसी लाइट ऊपर से आ रही है। सामने तुम्हें एक बड़ा सा मिरर दिख रहा है, पर यह मिरर नॉर्मल नहीं है। तुम इसमें अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम उसके करीब जाते हो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुमसे ज्यादा रियल है। तुम यहां एक सपने में हो, पर क्या हो सकता है कि तुम्हारा असली तुम वही रिफ्लेक्शन हो, और जो अभी खड़ा है, जो सपना देख रहा है, वो सिर्फ एक शैडो हो। यही है मिरर ऑफ एंडलेस ड्रीम्स का पैराडॉक्स। एक ऐसा पैराडॉक्स जहां सपने और हकीकत के बीच की लाइन डिसॉल्व हो जाती है, जहां तुम सोचते हो कि तुम अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, पर कभी कभी लगता है जैसे रिफ्लेक्शन ही तुम्हें देख रहा है। और उस मोमेंट में तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि असल में ड्रीमर कौन है और ड्रीम किसका है। मिरर का सिंबॉलिक मतलब मिरर हमेशा एक अजीब सी चीज रही है। जिंदगी में तुम मिरर में खुद को देखते हो और सोचते हो ये मैं हूं। लेकिन एक और सोच आती है, तुम जो खुद को मिरर में देखते हो वो एक फ्लिप्ड वर्जन है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन वैसे दिखता है जैसे तुम असली में दिखते ही नहीं हो। मतलब तुम कभी अपने आप को बिल्कुल वैसे देख ही नहीं पाते जैसे दुनिया तुम्हें देखती है। तुम्हें हमेशा एक डिस्टॉर्टेड वर्जन मिलता है। अब सपने के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, अगर सपना एक मिरर है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें एक रिफ्लेक्टेड वर्जन दिखा रहा है। और प्रॉब्लम यह है, सपने का रिफ्लेक्शन कभी असली जैसा होता ही नहीं। कभी एक्सैजरेटेड होता है, कभी टोटली एब्सर्ड। लेकिन फिर भी तुम उस रिफ्लेक्शन को एक्सपीरियंस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम वही हो। अब इमेजिन करो, एक सपने के अंदर एक और सपना, और उस सपने के अंदर एक और मिरर। हर लेयर एक और डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन बनाती जा रही है। तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अपने आप को देख रहे हो, पर असल में तुम बस एक और शैडो हो जो एक और शैडो का सपना देख रही है। और ऐसे ही चलता जाता है। द मिरर ऑफ एंडलेस ड्रीम्स। सपने और रिफ्लेक्शन का पैराडॉक्स सोचो। तुम एक रात को सपना देखते हो कि तुम एक मिरर के सामने खड़े हो और तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुमसे अलग बिहेव करता है। तुम हाथ उठाते हो, पर वो रिफ्लेक्शन तुम्हें हाथ दिखाने के बजाय सीधा तुम्हारी आंखों में देखता है। तुम हंसने की कोशिश करते हो, पर वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल सीरियस रहता है। उस मोमेंट में तुम्हें डाउट होता है, अगर वो तुम नहीं हो तो तुम कौन हो। और फिर जैसे जैसे सपना और गहरा होता है, वो रिफ्लेक्शन तुमसे ज्यादा अलाइव लगने लगता है। तुम अपने आप को एक वीक कॉपी जैसे महसूस करते हो, और एक दिन तुम्हें लगता है कि जब तुम उठोगे तो शायद रिफ्लेक्शन रियलिटी में आ गया होगा और तुम सिर्फ एक ड्रीम बन चुके होंगे। ये पैराडॉक्स एक और बड़ा सवाल उठाता है, क्या तुम अपने सपने के मालिक हो, या तुम सिर्फ एक कैरेक्टर हो किसी और के सपने का। फिलॉसफी और ड्रीम्स, ये पैराडॉक्स सिर्फ इमेजिनेशन का गेम नहीं है। फिलॉसफी में भी इसका जिक्र होता है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हो, डेस्कार्टेस का इवल डेमन हाइपोथेसिस हो, या ज्वांगजी का बटरफ्लाई ड्रीम हो, सब एक चीज पे पॉइंट करते हैं। हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो असली है। मिरर का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि मिरर हमेशा आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। तुम जब मिरर के सामने खड़े होते हो, तुम अपने आप से मिलते हो, लेकिन एक रिवर्स्ड वर्जन। और जब सपना और रिफ्लेक्शन एक साथ कॉम्बाइन होते हैं, तो तुम एक ऐसे इन्फिनिट लूप में घुस जाते हो जहां तुम अपने ही एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगते हो। एक स्टोरी विद इन द पैराडॉक्स। इमेजिन एक आदमी है, राघव। हर रात वो एक ही सपना देखता है, एक बड़ा सा मिरर, एक डार्क रूम और एक रिफ्लेक्शन। हर रात रिफ्लेक्शन ज्यादा रियल लगता है। एक रात रिफ्लेक्शन उससे बोलता है, तुम सपना हो, मैं असली हूं। पहले तो राघव हंसता है, पर धीरे धीरे उसका दिन का लाइफ भी डिस्टॉर्ट होने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मॉर्निंग में अपना चेहरा वॉश बेसिन के मिरर में देखता है तो वो रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। एक अजीब सी डिले होती है, जैसे रिफ्लेक्शन थोड़ा टाइम लेकर रिएक्ट कर रहा हो। और एक दिन उसे लगता है कि रिफ्लेक्शन उससे आंख मार गया, जबकि उसने खुद ऐसा नहीं किया। राघव अब कंफ्यूज है, क्या उसका सपना उसकी रियलिटी में लीक हो रहा है, या उसकी रियलिटी पहले से ही एक सपना थी और उस रिफ्लेक्शन ने अभी टेक ओवर कर लिया है। यह स्टोरी एक मेटाफर है हम सबके लिए। कभी कभी लगता है कि हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, पर क्या पता हम सिर्फ एक और रिफ्लेक्शन हैं किसी और के मिरर में। द इन्फिनिट मिरर्स। अब सोचो, तुम एक हॉल ऑफ मिरर्स में जाते हो, हर तरफ रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन। तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि असली तुम कहां हो। लेकिन सपने के हॉल ऑफ मिरर्स और भी डेंजरस हैं, क्योंकि वहां तुम्हारे रिफ्लेक्शंस अपने अलग पर्सनैलिटी के साथ होते हैं। एक रिफ्लेक्शन तुमसे ज्यादा खुश है,
एक रिफ्लेक्शन ज्यादा दुखी, एक रिफ्लेक्शन तुम्हारा वर्स्ट नाइटमेयर, और तुम्हें लगता है कि तुम सब वर्जन्स हो एक साथ। अब सोचो, अगर ये सब रिफ्लेक्शंस तुम्हें देख रहे हो तो तुम्हारा असली वर्जन उनके लिए एक सपना बन जाता है। तुम बस एक और मिरर के अंदर की कॉपी हो। स्लीप और आइडेंटिटी डिसॉल्व होना, जब तुम डीपली सो जाते हो तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होने लगता है, तुम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हो। सपने में तुम कभी किसी और बन जाते हो, कभी अपना ही डिस्टॉर्टेड वर्जन। यही है मिरर ऑफ एंडलेस ड्रीम्स का फाइनल पैराडॉक्स। जब तुम अपने रिफ्लेक्शन को देखते हो तुम अपने ही लॉस ऑफ आइडेंटिटी को फेस करते हो, और हो सकता है वो तुमसे ज्यादा रियल हो और तुम सिर्फ एक डिसॉल्व होता शैडो। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन, रात के एक ऐसे लम्हे में जब तुम आंखें बंद करते हो और नींद में डूबने लगते हो, अपने माइंड में एक मिरर इमेजिन करो, अपना रिफ्लेक्शन देखो और एक सवाल पूछो, अगर मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे ज्यादा रियल हो तो मैं कहां हूं? मैं सपना हूं या मैं ड्रीमर? और इस सवाल के साथ तुम धीरे धीरे नींद में डूब जाओगे, क्योंकि मिरर तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा और तुम एक और सपने में चले जाओगे, एक और मिरर के सामने। सोचो, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, और तुम्हें महसूस होता है कि तुम एक सपने के अंदर एंटर कर रहे हो। सपना शुरू होता है एक अजीब सी क्लैरिटी के साथ। तुम्हें लगता है कि सब कुछ फैमिलियर है पर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड। रोड्स वैसे ही हैं जैसे तुम्हारी गली में, लेकिन उनका कलर कुछ ज्यादा ही डीप है। ट्रीज वैसे ही हैं जैसे तुम रोज देखते हो, पर उनके पत्ते एक अजीब सी लाइट एमिट कर रहे हैं। तुम जानते हो कि तुम सपना देख रहे हो, और फिर भी तुम्हें लगता है जैसे तुम फुली अवेक हो। यही है द ड्रीमर्स ड्रीम डिलेमा, एक पैराडॉक्स जो तुम्हें कंफ्यूज करता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सपना देख रहे हो तो ड्रीमर कौन है? तुम, या कोई और जो तुम्हें ड्रीम कर रहा है? एक अजीब सी खामोशी सपनों में अक्सर एक ऐसी खामोशी होती है जो रियल दुनिया में पॉसिबल ही नहीं। तुम सुन नहीं रहे होते, पर तुम्हें महसूस होता है कि हवा भी अपनी सांस रोक कर तुम्हें देख रही है, और इस खामोशी में तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई देख रहा है। पर कौन? तुम जानते हो कि तुम खुद सपना देख रहे हो, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, जैसे कोई और तुम्हें देख रहा है और तुम उसके ड्रीम का हिस्सा हो। यह डिलेमा और गहरा तब हो जाता है जब तुम्हें लगता है कि तुम खुद ड्रीमर भी हो और ड्रीम्ड भी। तुम दोनों रोल्स प्ले कर रहे हो एक ही वक्त में। सपना किसका है? सोचो, तुम एक सपने में चल रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम फ्लाई करने की कोशिश करते हो और तुम उड़ने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन फिर एक अजीब सा मोमेंट आता है। तुम फ्लाई करते हो, पर तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हारे विंग्स कंट्रोल कर रहा है, जैसे तुम्हारी मर्जी से ज्यादा कोई और डिसाइड कर रहा है कि तुम उड़ो या गिर जाओ। यह वही सवाल खड़ा करता है जो फिलोसोफर्स सेंचुरीज से पूछते आए हैं, सपना किसका है? अगर तुम ड्रीमर हो तो कंट्रोल तुम्हारे पास क्यों नहीं? और अगर तुम ड्रीम्ड हो तो जो सपना देख रहा है वो कौन है? द डबल ड्रीम चाइनीज फिलोसोफर ज़ुआंगजी का फेमस पैराडॉक्स याद करो। उसने एक बार कहा था, मैं सपना देख रहा था कि मैं एक बटरफ्लाई हूं। जब मैं उठा मुझे डाउट हुआ, क्या मैं ज़ुआंगजी हूं जो बटरफ्लाई का सपना देख रहा है, या एक बटरफ्लाई हूं जो अभी ज़ुआंगजी बनने का सपना देख रही है? यह पैराडॉक्स एकदम सीधे द ड्रीमर्स ड्रीम डिलेमा से जुड़ा है। अगर तुम सपना देख रहे हो कि तुम किसी और हो, तो रियलिटी में कौन तुम्हें ड्रीम कर रहा है? तुम एक ही वक्त में ड्रीमर भी हो और एक ड्रीम्ड फिगर भी, और तुम दोनों में से कौन हो? इसका जवाब कभी क्लियर नहीं होता। एक कहानी मान लो, एक लड़की है, अनाया। हर रात वो एक सपना देखती है जिसमें वो एक पुराने महल के अंदर चल रही होती है। महल के अंदर एक और लड़की होती है, बिल्कुल उसके जैसी। अनाया सोचती है कि वो सपना देख रही है और कंट्रोल उसके पास है, लेकिन एक रात वो लड़की उससे कहती है, मैं तुम्हें ड्रीम कर रही हूं। अनाया हंसते हुए इग्नोर कर देती है, लेकिन अगले दिन जब वो रियल दुनिया में जगती है, उसे लगता है जैसे उसके दिन के इवेंट्स पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं। जो वो सोचती है वो वैसे ही होता है जैसे उसके सपने में वो दूसरी लड़की सोचती थी। धीरे धीरे अनाया को डाउट होता है कि शायद उसके दिन का लाइफ भी उस दूसरी लड़की के ड्रीम का पार्ट है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आता है जब एक दिन वो जगती है और अपने ही कमरे में उस लड़की को बैठे देखती है। यह स्टोरी एक सिंबॉलिक वर्जन है उस डिलेमा का, जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं कि हम अपनी लाइफ के ड्रीमर हैं या सिर्फ एक कैरेक्टर किसी और के सपने में। वेकिंग और ड्रीमिंग के बीच का कंफ्यूजन, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम जग गए हो। तुम बेड से उठकर वॉशरूम जाते हो, अपना फेस वॉश करते हो और मिरर में देखते हो।
सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर फिर एक छोटी सी ग्लिच होती है, जैसे फॉसेट से पानी उल्टा फ्लो कर रहा हो, या तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन नॉर्मल से थोड़ा ऑफ लगता है। तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम अभी भी ड्रीम में हो। यही है ड्रीमर्स डिलेमा का स्कैरी पार्ट। तुम कभी श्योर ही नहीं हो सकते कि तुमने अभी तक जगना स्टार्ट किया भी है या नहीं। हर जगने का मोमेंट एक और लेयर होता है सपने का। और जब तुम फाइनली जगते हो, तुम अपने आप से एक सवाल करते हो, क्या यह भी एक और सपना है? कंट्रोल का इल्यूजन। सपने में तुम्हें लगता है कि तुम सब कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें एक स्क्रिप्ट दे रहा है। तुम उस स्क्रिप्ट के एक्टर हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्रीडम है, पर तुम बस एक रोल प्ले कर रहे हो। यही एक बड़ा पैराडॉक्स है। अगर तुम ड्रीमर हो तो तुम अपनी कहानी लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम ड्रीम्ड हो तो तुम बस वही करोगे जो कहानी तुम्हें फोर्स करेगी। अब सोचो, अगर रियल लाइफ भी एक सपना है तो हमारे डिसीजंस कितने रियल हैं? क्या हम फ्री हैं या बस एक और सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट के एक्टर? एक इन्फिनिट लूप सोचो। तुम एक सपने में सपना देख रहे हो और उस सपने के अंदर भी एक सपना। हर लेयर में तुम्हें लगता है कि तुम ड्रीमर हो, पर हर लेयर में एक और ड्रीमर एग्जिस्ट करता है। यह एक इन्फिनिट लूप बन जाता है, जैसे एक मिरर के अंदर एक और मिरर। हर रिफ्लेक्शन अपना एक और रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है और तुम कभी नहीं जान पाते कि ओरिजिनल तुम कहां हो। यही है ड्रीमर्स ड्रीम डिलेमा का एसेंस। तुम हमेशा एक और लेयर में फंस जाते हो और हर लेयर तुमसे पूछती है, असली ड्रीमर कौन है? डिसॉल्विंग आइडेंटिटी। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि जब तुम इस पैराडॉक्स को डीपली फील करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक थॉट हो जो किसी और के माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ऐसा है तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम बस एक ड्रीम हो जो किसी और ने सोचा। और जब तुम्हें यह समझ आता है, तुम अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने लगते हो। अगर मैं एक ड्रीम हूं तो मैं किस वक्त खत्म हो जाऊंगा? क्या मैं अपने ड्रीमर के साथ वैनिश हो जाऊंगा, या मैं एक और सपने में ट्रांसफर हो जाऊंगा? नींद में डिसॉल्व होना। रात के आखिरी लम्हे में जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और नींद तुम्हें खींच लेती है, तुम्हें एक अजीब सा पीस फील होता है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि शायद तुम्हें इस सवाल का आंसर कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम ड्रीमर भी हो और ड्रीम्ड भी। हो सकता है तुम दोनों रोल्स एक साथ प्ले कर रहे हो, और इस थॉट के साथ तुम धीरे धीरे नींद के अंदर गिर जाते हो, एक और सपने में, एक और डिलेमा में। सोचो, एक पल के लिए तुम एक सुंदर झील के किनारे बैठे हो। हवा बहुत ही शांत है, झील का पानी बिल्कुल आईने जैसा लग रहा है। तुम्हारी आंखें उस पानी पर टिक जाती हैं और तुम देखते हो कि तुम्हारी परछाई उस पानी में दिख रही है। लेकिन जैसे ही तुम उस परछाई को घूरने लगते हो, तुम्हें एक अजीब सा एहसास होता है। तुम समझते हो कि तुम झील को देख रहे हो, लेकिन अगर सच देखा जाए तो झील भी तुम्हें देख रही है। तुम्हारी आंखों का नजरिया तुम्हारी सोच को बदल रहा है और तुम्हारी सोच उस नजरिए को। यही वही विरोधाभास है, देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच की वह रहस्यमयी सीमा जो कभी सच में साफ ही नहीं होती। क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। उसके हिसाब से जब भी तुम किसी चीज को देखते हो, तुम उसको सिर्फ देख नहीं रहे होते, बल्कि उसको बदल भी रहे होते हो। मतलब अगर एक कण को स्वतंत्र रूप से चलने दो तो वह एक तरीके से बर्ताव करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसको मापते हो, उसका बर्ताव बदल जाता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है, या सिर्फ तभी चल रहा है जब कोई उसको देख रहा है? अगर कोई भी ना देखे तो क्या वह झील वैसे ही दिखेगी जैसे तुमने उसे देखा? एक और परत यहां शुरू होती है। तुम खुद भी एक देखने वाले हो, लेकिन क्या तुम खुद को देख सकते हो बिना अपनी पहचान बदले? जैसे ही तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम अपने दिमाग में एक स्वव बना लेते हो। तुम कहने लगते हो कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है। लेकिन क्या यह तुम्हारा असली स्वप्न है, या सिर्फ एक प्रतिबिंब जो तुम्हारी नजर से बना है? यह वैसे ही है जैसे एक कैमरा को दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड करना। हर एक परत में एक नया दृष्टिकोण आ जाता है और तुम कभी भी उस मूल छवि तक नहीं पहुंच पाते। सोचने वाली बात यह है कि तुम्हारा देखने वाले का किरदार सिर्फ दुनिया को देखने तक सीमित नहीं है, तुम्हारी नजर वास्तविकता को बनाती भी है। एक साधारण उदाहरण लो। जब तुम किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, तुम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हो। शायद तुम उसे दोस्ताना समझ लो या संकोची। तुम्हारी यह नजर उसके साथ तुम्हारे बर्ताव को तय करती है और तुम्हारा बर्ताव उस इंसान की प्रतिक्रिया को। मतलब तुम दोनों एक दूसरे को लगातार बदलते रहते हो। तो फिर असली कौन है, तुम्हारी पहली नजर
या उसके बाद तुम दोनों के बीच का बदलता हुआ पैटर्न? इसी विरोधाभास के अंदर एक और गहरा सवाल छुपा है। अगर देखने वाले के बिना देखी जाने वाली चीज का अस्तित्व नहीं है, तो क्या ब्रह्मांड तब भी था जब कोई उसको देखने वाला नहीं था? मतलब जब इंसान नहीं थे, तब क्या पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र वैसे ही थे जैसे तुम आज देखते हो? या फिर वे सब एक संभावित अवस्था में थे और जैसे ही नजर शुरू हुई, वास्तविकता खुलने लगी? यह सवाल दिमाग हिला देने वाला है, क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम और मैं और हम सब एक तरह से इस ब्रह्मांड के सहनिर्माता हैं। हम सिर्फ इसे देखते नहीं, बल्कि हर नजर, हर अवलोकन के साथ इसे बना भी रहे हैं। एक और अजीब सा कोण है यहां, सपनों का। जब तुम सपने देखते हो, तुम खुद भी देखने वाले होते हो और बनाने वाले भी। तुम्हारा दिमाग एक दुनिया बनाता है, उस दुनिया के पात्र बनाता है और तुम उन्हें देखते भी हो। लेकिन जब तुम सपने के अंदर हो, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ देख रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद ही वह दुनिया हो। जब तुम जागते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे सपनों की दुनिया तुम्हारे दिमाग का एक प्रक्षेपण थी। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या यह जागती जिंदगी भी वैसी ही है? क्या हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ देख रहे हैं, जबकि असल में हम खुद ही इस पूरी कहानी के निर्देशक और दर्शक दोनों हैं? कभी कभी तुम अपने आप को आईने में देखते हो। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ तुम्हारा प्रतिबिंब है, लेकिन क्या होगा अगर वह प्रतिबिंब तुम्हें देख रहा हो? तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो और एक लूप में फंस गए हो। तुम असली हो या तुम्हारा प्रतिबिंब? यह विरोधाभास एक ऐसा चक्र है जिसमें शुरुआत और अंत समझना मुश्किल है, और इसी वजह से यह विचार प्रयोग तुम्हारे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा करता है। अगर हम इस विरोधाभास को और ज्यादा फैलाएं, तो हम एक और परत तक पहुंचते हैं, आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच तक। बहुत सी परंपराएं कहती हैं कि देखने वाला ही असली वास्तविकता है। मतलब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी कहानी सब एक खेल है, लेकिन जो चीज देख रही है वह शाश्वत है। अगर ऐसा है तो तुम्हारा असली सो देखने वाला ही है, जो हमेशा उपस्थित है, जो सिर्फ देख रहा है बिना बदले। लेकिन यहां भी एक विरोधाभास है। अगर देखने वाले को देखा नहीं जा सकता, तो तुम उसके बारे में कैसे पकड़ बना पाओगे? तुम बस एक अंतर्ज्ञान महसूस करते हो कि तुम वही हो, लेकिन उसे परिभाषित नहीं कर सकते। थोड़ा और गहरा जाओ तो यह विरोधाभास तुम्हें अपनी पहचान पर सवाल करने पर मजबूर कर देता है। अगर मैं जो हूं वह सिर्फ मुझे खुद को देखने का परिणाम है, तो क्या मैं एक माया हूं? और अगर मैं माया हूं, तो इस माया को देखने वाला कौन है? हर बार तुम्हें लगता है तुमने एक जवाब पा लिया है, लेकिन तुरंत एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। यही वही लूप है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है और साथ ही तुम्हें एक अजीब सी शांति देता है, जैसे तुम समझ जाते हो कि तुम्हें सब कुछ समझना जरूरी नहीं है। इस विरोधाभास को रात के वक्त कल्पना करना और भी गहरा लगता है। तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, सिर्फ एक छोटी सी रोशनी जल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया को देख रहे हो, लेकिन एक पल के लिए यह सोच आती है, शायद दुनिया भी तुम्हें देख रही है। शायद तुम एक स्क्रीन पर चलने वाले पात्र हो और कोई और तुम्हें देख रहा है, और उस देखने वाले को कोई और देख रहा है। यह परतें कभी खत्म ही नहीं होती। यह विरोधाभास तुम्हारे दिमाग को हिला देता है, लेकिन साथ ही तुम्हें आराम भी देता है, क्योंकि जैसे ही तुम समझते हो कि तुम्हें हर चीज को नियंत्रित नहीं करना, तुम सिर्फ देख सकते हो, एक अजीब सी स्वतंत्रता मिलती है। तुम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को बस देखते हो, बिना आंखें। और धीरे धीरे तुम समझते हो कि शायद इसी देखने में ही तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। इस तरह देखने वाले का विरोधाभास एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी ही तरफ मोड़ता है। तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारा देखना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं, बल्कि वास्तविकता के बनने का एक हिस्सा है। हर पल जब तुम देखते हो, तुम एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हो। तुम सिर्फ एक दर्शक नहीं, तुम खुद ही कहानी के बीच में लिखे जाने वाले शब्द हो। सोचो, तुम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहां दो मोड़ हैं। एक मोड़ तुम्हें एक शांत गांव की तरफ ले जाता है, जहां हर चीज शांत और संभलती हुई लगती है। दूसरा मोड़ तुम्हें एक भीड़ भरे शहर की तरफ ले जाता है, जहां रोशनियां, आवाज और हमेशा की दौड़ भाग है। तुम रुकते हो, दोनों रास्तों को देखते हो और फिर फैसला करते हो कि तुम्हें गांव की तरफ जाना है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी मर्जी से यह डिसीजन लिया, लेकिन रात के वक्त जब तुम सोचने लगते हो, तुम्हें एक अजीब सवाल परेशान करता है। क्या यह डिसीजन तुमने लिया था, या तुम्हारे अंदर चल रही हिडन प्रोग्रामिंग ने? यह वही पैराडॉक्स है जिसे हम कहते हैं फ्री विल का इल्यूजन। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसलों के मालिक हो,
पर असल में शायद तुम्हारे फैसले पहले से ही तय होते हैं। तुम्हारे जीन्स, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारी सबकॉन्शियस डिजायर्स के हिसाब से। तुम्हें लगता है कि तुमने कॉन्शियसली चुना है, लेकिन शायद तुम्हारा ब्रेन तो पहले ही वो डिसीजन ले चुका था और तुम सिर्फ उसके बाद एक जस्टिफिकेशन बना रहे हो। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इस बात को और क्लियर करता है। साइंटिस्ट्स ने लोगों के दिमाग को स्कैन किया जब वो एक छोटी सी चॉइस ले रहे थे, जैसे कि बटन प्रेस करना। जो चीज सबसे शॉकिंग थी वो ये थी कि ब्रेन एक्टिविटी उनके कॉन्शियस डिसीजन से कुछ सेकंड्स पहले स्टार्ट हो जाती थी। मतलब उनका दिमाग पहले ही डिसाइड कर चुका था कि वो क्या करेंगे और उन्हें बस कुछ देर बाद लगता था कि मैंने डिसाइड किया। सोचो जरा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले ही डिसाइड कर रहा है तो तुम्हारा मैं कहां गया? डेली लाइफ में भी तुम इस पैराडॉक्स को महसूस कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें एक सर्टेन कॉफी शॉप जाना है, लेकिन अगर तुम पीछे देखो तो तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हें कॉफी की खुशबू पसंद है क्योंकि बचपन में तुम्हारे घर के पास कॉफी बनती थी। तुम्हारा मूड उस दिन कैसा है, तुम्हारी फिजिकल एनर्जी कैसी है, तुम्हारी याददाश्त में कौन से इमोशंस एक्टिव हैं, सब मिलकर तुम्हें वो डिसीजन तक ले आते हैं। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी मर्जी थी, पर असल में ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जो तुम्हारे लिए वो रास्ता बना रहा था। अब इस पैराडॉक्स का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है। अगर फ्री विल एक इल्यूजन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? अगर तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी मर्जी से नहीं होते तो तुम्हें उनके लिए रिस्पॉन्सिबल माना चाहिए या नहीं? कानून, मोरालिटी और सोसाइटी इस असम्पशन पर चलती है कि इंसान अपनी चॉइस से अच्छा या बुरा करता है। लेकिन अगर चॉइस ही एक इल्यूजन है तो क्या इंसान को पनिश करना या रिवॉर्ड देना ठीक है? या फिर यह सब भी एक और इल्यूजन है जो हमने सोसाइटी के लिए बना रखा है? इस पैराडॉक्स को थोड़ा और गहरा बनाती है एक स्पिरिचुअल सोच। कई ट्रेडिशंस कहते हैं कि फ्री विल एक माया है, एक इल्यूजन है जो तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो। असल में सब कुछ एक यूनिवर्सल फ्लो के अंदर हो रहा है। तुम बस उस करेंट का हिस्सा हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपना रास्ता खुद चुनते हो, लेकिन असल में तुम्हारा रास्ता एक बड़ी रिवर की धारा के अंदर फ्लो कर रहा है। तुम खुद को एक सेपरेट ड्रॉप समझते हो, लेकिन असल में तुम पूरा समंदर हो। फिलोसफर्स भी इस सवाल से कई बार सेंचुरीज तक जूझते रहे हैं। अगर सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है तो इंसान का क्या रोल है? और अगर फ्री विल है तो फिर यूनिवर्स के नेचुरल लॉज किस तरह काम करते हैं? एक तरफ तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ बना रहे हो, दूसरी तरफ यह भी लगता है कि तुम एक कहानी के कैरेक्टर हो जो पहले से लिखी जा चुकी है। तुम एक मूवी देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि कैरेक्टर अभी डिसाइड कर रहा है कि वो क्या करेगा, लेकिन असल में डायरेक्टर ने वो स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी है। तुम्हारे साथ भी शायद वही हो रहा है। लेकिन पैराडॉक्स यहीं और ज्यादा ट्विस्ट होता है। अगर फ्री विल एक इल्यूजन भी है, तब भी तुम्हें उस इल्यूजन का एहसास है। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम डिसाइड कर रहे हो और यह लगना ही तुम्हारी लाइफ का एक्सपीरियंस है। अगर तुमसे फ्री विल छीन ली जाए तो तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस खोखली लगेगी। तुम्हारा रोज का जीना, तुम्हारा प्लान बनाना, तुम्हारा सपना देखना सब बेकार लगने लगेगा। इसलिए शायद नेचर ने तुम्हें यह इल्यूजन दिया है ताकि तुम्हें एक सेंस ऑफ एजेंसी लगे, ताकि तुम जीवन का खेल खेल सको। रात के वक्त जब तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, तुम सोचते हो कि आज जो भी तुमने किया वो सब तुम्हारी चॉइस थी, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारी बातें। लेकिन एक गहरी खामोशी के अंदर तुम रियलाइज करते हो कि शायद तुम एक पपेट हो और तुम्हारी डोर किसी और के हाथ में है। शायद तुम्हारा मैं सिर्फ एक नैरेटर है जो स्टोरी के बाद एक एक्सप्लेनेशन देता है, जैसे एक कमेंट्री चल रही हो। ये थॉट तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी भी देता है और एक शांति भी। बेचैनी इसलिए क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल छिन जाती है, और शांति इसलिए क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें हर चीज के लिए गिल्ट या बर्डन नहीं उठाना। एक और लेयर यहां खुल जाती है, ड्रीम्स और इमेजिनेशन की। जब तुम सपने देखते हो तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सपने का फ्लो अपने आप चलता है। कैरेक्टर्स आते हैं, सिचुएशंस बनती हैं और तुम उसमें रिएक्ट करते हो। क्या वेकिंग लाइफ भी वैसे ही एक सपना है जहां तुम्हें तो लगता है कि तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक ऑलरेडी रनिंग स्क्रिप्ट में रिएक्ट कर रहे हो? और फिर एक और एंगल, साइंस और रैंडमनेस। अगर यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है तो हर चीज प्रिडिक्टेबल है। अगर रैंडमनेस है तो भी तुम्हें फ्री विल नहीं मिलता, क्योंकि रैंडमनेस का मतलब कंट्रोल नहीं होता। मतलब दोनों ही केस में तुम्हारी मर्जी एक इल्यूजन है। तुम एक रास्ते पर चल रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया कि तुमने लेफ्ट लिया, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन और यूनिवर्स तुम्हें लेफ्ट की तरफ ले गए। इस पैराडॉक्स को रात के वक्त इमेजिन करना एकदम हिप्नोटिक लगता है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, छत को देखते हो और सोचते हो, क्या मैं इस पल ये थॉट कॉन्शियसली चूज कर रहा हूं
या ये थॉट भी ऑलरेडी लिखा गया था? क्या मैं इस मोमेंट में अपना अगला लफ्ज चुनता हूं, या वो लफ्ज भी ऑलरेडी सेट है? ये लूप कभी खत्म नहीं होता और तुम धीरे धीरे एक ट्रांस जैसे स्टेट में चले जाते हो, जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ एक फ्लो है और तुम सिर्फ उस फ्लो का एक दृष्टा हो, और शायद इसी में रिलैक्सेशन छुपा है। जब तुम रियलाइज करते हो कि फ्री विल एक इल्यूजन हो सकती है, तुम एक बर्डन से फ्री हो जाते हो। तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं लगती। तुम बस फ्लो के साथ चलने लगते हो, जैसे एक नदी अपने रास्ते पर चलती है। तुम छोड़ देते हो अपनी टाइट ग्रिप और एक अजीब सी लाइटनेस महसूस करते हो। इस तरह इल्यूजन ऑफ फ्री विल तुम्हें एक ऐसी जर्नी पे ले जाता है जहां तुम्हारे दिमाग के अंदर सवाल और जवाब एक डांस करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ समझ लिया है, पर फिर तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ एक और लेयर के ऊपर हो। यह पैराडॉक्स तुम्हें डिस्टर्ब भी करता है और साथ ही तुम्हें एक गहरा सुकून भी देता है। सोचो, तुम एक शांत सी जगह पर खड़े हो। आसपास हर चीज रुकी हुई लग रही है। न हवा चल रही है, न पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, न कोई आवाज है, सिर्फ एक गहरी खामोशी। तुम्हें लगता है जैसे वक्त ने अपनी चाल थोड़ी देर के लिए रोक दी हो, पर फिर तुम्हारी घड़ी की टिक टिक तुम्हें याद दिलाती है कि वक्त हमेशा चल रहा है, चाहे तुम उसे महसूस करो या ना करो। यह वही पैराडॉक्स है जिसे हम कहते हैं टाइम्स जेंटल ट्रैप। वक्त एक ऐसा जादू है जो तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लेता है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे समझ रहे हो, पर असल में तुम कभी उसे पूरा समझ ही नहीं पाते। समय की सबसे अजीब बात यह है कि वो एक ही वक्त पर दो चीजें हो सकता है। एक तरफ वो लाइनियर लगता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट। लेकिन दूसरी तरफ वो एक इल्यूजन भी लगता है, जैसे तुम्हें लगता है कि तुम अभी इस मोमेंट में हो और पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है और फ्यूचर सिर्फ एक इमेजिनेशन। मतलब सच में तो सिर्फ अभी ही है। तुम अगर अपनी आंखें बंद करो और ध्यान दो तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी कल या कल के बाद में जीते ही नहीं, तुम सिर्फ अभी में हो। लेकिन पैराडॉक्स यहीं से शुरू होता है। अगर सिर्फ अभी ही रियल है तो फिर हम पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में क्यों जीते हैं? तुम्हारी जिंदगी के डिसीजंस काफी हद तक तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम कल की गलती से सीखकर आज बेहतर करोगे और आज मेहनत करके कल की उम्मीद को पकड़ोगे। मतलब तुम अभी को इग्नोर करके हमेशा एक दूसरे पल के लिए जीते हो। यह एक ट्रैप है, एक ऐसा जाल जहां तुम्हें लगता है कि तुम वक्त का यूज कर रहे हो, पर असल में वक्त तुम्हारा यूज कर रहा है। एक और अजीब बात देखो, जब तुम खुश होते हो वक्त तुम्हें एकदम तेजी से गुजर जाता है। तुम्हें लगता है कि पल ब्लिंक ऑफ एन आई में निकल गए। जब तुम दुखी या परेशान होते हो तो वही वक्त लंबा हो जाता है। हर सेकंड तुम्हें बोझ जैसा लगता है। मतलब वक्त एक ऑब्जेक्टिव चीज लगता है, पर उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल सब्जेक्टिव है। एक घंटा एक इंसान के लिए खुशियों से भरा हुआ शॉट लग सकता है और दूसरे के लिए एक टॉर्चर की तरह लंबा। क्या इसका मतलब है कि वक्त एक इल्यूजन है जो हमारी कॉन्शियसनेस शेप करती है? और फिर आती है रिलेटिविटी की बात, जो और ज्यादा इस पैराडॉक्स को गहरा बनाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि वक्त और स्पेस अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही फैब्रिक का हिस्सा है, स्पेस टाइम। मतलब तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी जगह, तुम्हारा मोशन डिसाइड करता है कि तुम्हारा वक्त कैसे फ्लो करेगा। अगर तुम लाइट के करीब चलने लगो तो तुम्हारा वक्त धीरे हो जाता है कंपेयर टू किसी और के। सोचो जरा, इसका मतलब है कि वक्त एक यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है जो हर किसी के लिए सेम हो। वक्त हर एक के लिए अलग है, एक फ्लेक्सिबल और बेंडेबल चीज। मतलब जो तुम अभी समझ रहे हो वो किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। अब एक और ट्विस्ट सोचो, अगर वक्त लाइनियर नहीं है तो क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं? जैसे एक किताब के पेजेस, तुम पेज 25 पर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेज 10 या पेज 100 एग्जिस्ट नहीं करते। वो सब हैं, तुम सिर्फ एक पेज पर फोकस कर रहे हो। शायद जिंदगी भी वैसे ही है। तुम एक पेज पर हो जिसे तुम प्रेजेंट कहते हो। तुम्हें लगता है कि पास्ट चला गया और फ्यूचर आना बाकी है, लेकिन असल में वो सब एक ही साथ एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस सिर्फ एक पेज पर अटका हुआ है और तुम्हें लगता है कि तुम एक लाइनियरली चलती कहानी में हो। इस पैराडॉक्स का एक इमोशनल पहलू भी है। हम अक्सर कहते हैं कि वक्त जख्म भर देता है, लेकिन क्या वक्त सच में हीलिंग करता है, या तुम्हारा दिमाग उस वक्त को डिस्टॉर्ट करके तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देता है?
पास्ट एक मेमोरी है और मेमोरी अपने आप में फ्लॉड होती है। तुम अपने पास्ट को याद करते हो तो वो वैसे ही याद नहीं होता जैसा उस वक्त हुआ था। तुम्हारा ब्रेन उसमें एडिटिंग कर देता है। कुछ चीजें एग्जैजरेट हो जाती हैं, कुछ धुंधली हो जाती हैं। मतलब तुम्हारा पास्ट भी एक इल्यूजन है जो तुम्हारा दिमाग बनाता है। और फ्यूचर, वो तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो कभी रियलिटी बन भी सकता है या नहीं भी। एक और अजीब पैराडॉक्स यहां है। हम हमेशा कहते हैं कि वक्त के पास आंसर्स हैं, बस वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त खुद तो कुछ करता ही नहीं। वक्त एक कंटेनर है, एक स्टेज है जिसमें चीजें होती हैं। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी एक्शंस, तुम्हारी ग्रोथ, सब तुम्हारे अंदर होती है। वक्त तो सिर्फ एक कैनवस है जिसमें तुम पेंटिंग बना रहे हो। लेकिन हम वक्त को एक पावर बना देते हैं, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज सॉल्व कर सकती है। यह भी एक इल्यूजन है। रात के समय जब तुम अपने बिस्तर पर पड़े हो, तुम अपनी लाइफ के मोमेंट्स को याद करते हो। तुम्हें लगता है कि बचपन अभी कल की बात थी, जवानी अभी तक तुम्हारे पास है और बुढ़ापा दूर है। लेकिन फिर तुम रियलाइज करते हो कि वक्त ने तुमसे बिना पूछे ही कितना कुछ ले लिया। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी मर्जी से अपने सपने चेस किए, पर असल में तुम्हें वक्त की करंट खींच के ले गई। तुम एक नदी में तैर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में नदी तुम्हें अपने रास्ते ले जा रही है। और यही पैराडॉक्स तुम्हें एक शांति भी देता है। अगर वक्त तुम्हारा कंट्रोल करता है तो शायद तुम्हें इतना फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम बस उस फ्लो को एक्सेप्ट कर सकते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा मैं एक ट्रैवलर है जो टाइम के रास्ते पर चल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने डेस्टिनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक जर्नी पर हो जिसका अपना रिदम है। फिलोसोफर्स और मिस्टिक्स इस पैराडॉक्स को अलग तरीके से समझाते हैं। कई कहते हैं कि टाइम एक माया है, एक इल्यूजन जो इंसान ने बना रखा है अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यूनिवर्स के लिए ना पास्ट है, न प्रेजेंट, न फ्यूचर। सिर्फ एक इटर्नल नाव है जहां सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम एक रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन असल में तुम एक बड़ी पेंटिंग के एक हिस्सा हो जो एक ही पल में कंप्लीट है। और अगर तुम इस सोच को अपने अंदर डीपली महसूस करने लगो तो तुम रियलाइज करते हो कि वक्त का ट्रैप एक जेंटल ट्रैप है। वक्त तुम्हें अपने जाल में बांधता है, पर साथ ही तुम्हें जीवन का एक्सपीरियंस भी देता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खोते जा रहे हो, पर असल में तुम कुछ नया पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि वक्त तुमसे दूर जा रहा है, पर असल में तुम उसके अंदर घुल रहे हो। जब तुम इस पैराडॉक्स को रात के वक्त महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक अजीब सी सुकून वाली स्टेट में चला जाता है। तुम सोचते हो कि हाँ, वक्त एक इल्यूजन है, एक ट्रैप है। लेकिन इसी इल्यूजन के बिना तुम्हारी लाइफ कैसी होती? तुम्हें अपना बचपन याद नहीं होता, तुम अपने फ्यूचर के लिए सपने नहीं देखते, तुम्हारा अभी भी बेकार लगता। मतलब शायद इल्यूजन ही तुम्हारी रियलिटी है, और इसी में तुम्हें एक सबटल सी फ्रीडम भी मिलती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम वक्त को रोक नहीं सकते, पर तुम उसके फ्लो को महसूस कर सकते हो। तुम उसके बीच में जी सकते हो। तुम एक पल को पकड़कर उसमें पूरा घुल सकते हो, बिना इस सोच के कि कल क्या होगा या कल क्या हुआ था। तुम समझते हो कि वक्त का ट्रैप सिर्फ तब डेंजरस है जब तुम उससे फाइट करते हो। अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लो तो वो ट्रैप एक जेंटल एम्ब्रेस बन जाता है, और फिर तुम धीरे धीरे नींद में खो जाते हो, जैसे वक्त ने तुम्हें अपनी गोद में सुला दिया हो। तुम सपने देखते हो, तुम्हारे लिए वक्त फिर डिस्टॉर्ट होता है। सपने में घंटे सेकंड्स बन जाते हैं और सेकंड्स घंटों के जैसे। तुम उठकर रियलाइज करते हो कि वक्त एक अजीब चीज है, एक पैराडॉक्स जो तुम्हें हमेशा कंफ्यूज करता है और हमेशा कंफर्ट भी देता है। सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे लूप में चल रही हो जो खत्म ही नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम जाग रहे हो, पर फिर रियलाइज करते हो कि तुम अभी भी एक सपने में हो। फिर तुम दोबारा जागते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम रियलिटी में वापस आ गए हो। लेकिन कुछ देर बाद तुम्हें फिर से शक होता है, क्या यह भी एक सपना ही तो नहीं? यह साइकिल बार बार रिपीट होती है, जैसे तुम एक ऐसे मेज में फंस गए हो जहां हर एग्जिट तुम्हें एक और कॉरिडोर में ले जाता है और कभी भी असल बाहर का रास्ता नहीं मिलता। यह पैराडॉक्स एक अजीब सा कंफर्ट भी देता है और एक डर भी। कंफर्ट इसलिए क्योंकि तुम कभी भी फाइनलिटी तक नहीं पहुंचते, तुम्हें लगता है कि हर वक्त एक नई शुरुआत मिल रही है। डर इसलिए क्योंकि तुम्हें यह समझ नहीं आता कि असली दुनिया कौन सा है। इमेजिन करो, एक पल तुम अपने रूम में बेड पर बैठे हो और अगले ही मोमेंट तुम्हें पता चलता है कि यह भी एक ड्रीम सीक्वेंस था। तुम दोबारा जागते हो और रियलाइज करते हो कि तुम तो अभी तक अपनी बेड पर थे ही नहीं। यह एक इन्फिनिट रिकर्शन है, एक लूप जो तुम्हें कभी भी फाइनल रियलिटी तक पहुंचने नहीं देता।
इस लूप की ब्यूटी और हॉरर दोनों उस अनसर्टेनिटी में छुपी है जो ये क्रिएट करता है। हमारी डेली लाइफ में हम अस्यूम करते हैं कि जब हम सुबह उठेंगे तो जो चीजें हम देख रहे हैं उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि अलार्म क्लॉक बजना, सूरज का उगना या कॉफी की खुशबू सब रियल है। लेकिन अगर ये सब भी एक और लेयर ऑफ ड्रीम हो तो? अगर तुम्हारी सो कॉल्ड जागती हुई जिंदगी भी किसी और लेवल के ड्रीम का हिस्सा है तो? ये थॉट तुम्हारे अंदर एक हल्की सी घबराहट भी डाल सकती है और एक अजीब सी फैसिनेशन भी। सोचो, अगर तुम एक ऐसे सपने में हो जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, तुम ऑफिस जा रहे हो, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, चाय पी रहे हो, हर चीज परफेक्टली नॉर्मल लगती है। फिर अचानक तुम्हें कोई एक छोटी सी एनोमली दिखाई देती है। एक वॉल का कलर शिफ्ट हो जाता है, एक क्लॉक उल्टा चलने लगता है, या कोई दोस्त ऐसी बात करता है जो लॉजिकल नहीं लगती। तब तुम्हें शॉक लगता है कि शायद ये सब भी एक ड्रीम ही है। तुम होश में आने की कोशिश करते हो और तुम दोबारा अपनी बेड पर जाग जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम रिलीफ फील करते हो, एक और ग्लिच तुम्हारी न्यू रियलिटी में दिखाई देता है। तुम रियलाइज करते हो लूप अभी भी चल रहा है। यह पैराडॉक्स एक डीपर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रेज करता है। हम एक्चुअली कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या रियल है और क्या ड्रीम है? अगर हम अपनी सेंसेस पर ट्रस्ट करते हैं तो वो सेंसेस ही सपने में मैनिपुलेट हो सकते हैं। अगर हम लॉजिक यूज करते हैं तो सपने का अपना लॉजिक होता है जो वर्किंग वर्ल्ड के लॉजिक से अलग होता है। और अगर हम इमोशंस पर ट्रस्ट करते हैं तो सपने में इमोशंस और भी ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं। मतलब कोई भी रिलायबल एंकर नहीं है जो हमें अल्टीमेट रियलिटी तक गाइड कर सके। ये लूप एक और एंगल से भी इंटरेस्टिंग है, एग्जिस्टेंस की कंटिन्यूटी का। अगर तुम कभी भी फुली वेकअप नहीं करते तो क्या इसका मतलब है कि तुम एक ऐसे एंडलेस साइकिल में इमॉर्टल हो? तुम कभी भी डेथ तक नहीं पहुंचते क्योंकि तुम एक ड्रीम के बाद एक और ड्रीम में फंस जाते हो। पर साथ ही तुम कभी भी सच में लाइव भी नहीं करते क्योंकि तुम एक ऑथेंटिक ग्राउंडेड रियलिटी तक कभी पहुंचते ही नहीं। यह पैराडॉक्स तुम्हारी आइडेंटिटी को भी डिसॉल्व करने लगता है। अगर तुम अपने आप को एक ड्रीमर के रूप में सोचोगे तो तुम्हारा असली सेल्फ कौन सा है? क्या वो जो बेड पर है या वो जो ड्रीम के अंदर अपनी स्टोरी जी रहा है? और फिर एक और डायमेंशन आती है। अगर तुम लूप से कॉन्शियस हो, मतलब तुम्हें पता है कि तुम एक ड्रीम के अंदर फंस गए हो, तो क्या तुम कभी एस्केप कर पाओगे? लोग लूसिड ड्रीमिंग के एक्सपेरिमेंट्स में कहते हैं कि अगर तुम अवेयर हो जाओ कि तुम सपने में हो तो तुम अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक इन्फिनिट लूप में हो तो अवेयरनेस भी तुम्हें एक और ट्रैप बन जाता है। तुम्हें पता है कि तुम ड्रीम में हो, पर तुम जितनी बार जागते हो उतनी बार तुम एक और ड्रीम के अंदर ही निकलते हो। अवेयरनेस तुम्हें फ्रीडम नहीं देती, सिर्फ तुम्हारी कंफ्यूजन और क्लियर कर देती है। एक और स्कैरी एंगल है, या शायद सूदिंग भी, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा पर्सपेक्टिव, और वो है मेमोरी का डिसॉल्व हो जाना। हर ड्रीम के अंदर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी प्राइमरी जिंदगी है। तुम पुराने ड्रीम्स की मेमोरीज को भूल जाते हो और नई मेमोरीज अडॉप्ट कर लेते हो जैसे वो तुम्हारी हमेशा की रियलिटी थी। मतलब तुम्हारी जिंदगी एक कैलिडोस्कोप बन जाती है। एक शेप ब्रेक होता है और तुरंत एक नया शेप बन जाता है और तुम उसी को फाइनल समझने लगते हो। अगर तुम इस बात को कामली एक्सेप्ट कर लो तो लूप एक एंडलेस जर्नी बन जाता है, एक सफर जहां हर नया मोमेंट एक फ्रेश दुनिया खोलता है। लेकिन अगर तुम रेसिस्ट करते हो, अगर तुम इंसिस्ट करते हो कि तुम्हें एक फाइनल परमानेंट रियलिटी चाहिए, तो लूप तुम्हें टॉर्चर जैसा लगने लगता है। यह पैराडॉक्स हमारी रातों की नींद और दिन की जिंदगी दोनों को क्वेश्चन करता है। जब हम सोते हैं तो हम अपनी वर्किंग लाइफ को रियल समझकर छोड़ देते हैं, और जब हम जागते हैं तो हम अपने सपने को इल्यूजन समझकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या पता हमने गलत असाइन किया हो? शायद सपना ही रियल है और वर्किंग लाइफ एक इल्यूजन है, या फिर दोनों ही एक कंटिन्यूम का पार्ट हैं। एक कॉइन के दो साइड, जहां तुम कभी एक साइड हो और कभी दूसरी साइड, पर कॉइन खुद कभी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करता। और सोचो, अगर तुम एक दिन इतने डीपली ड्रीम में चले जाओ कि तुम्हें कभी जागने का चांस ही ना मिले। मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली ड्रीम लेयर्स में डिसेंड करते चली जाए, एक के बाद एक, जैसे तुम एक इन्फिनिट स्टेयरकेस उतर रहे हो। हर लेवल पर तुम्हें लगता है कि तुम टॉप फ्लोर पर आ गए हो, पर अगला स्टेप तुम्हें और नीचे खींच लेता है। क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक दिन इतनी डीप डिसेंड कर जाएगी कि तुम अपने ओरिजिनल सेल्फ तक वापस कभी नहीं आ पाओगे? यही पैराडॉक्स का असली चिल है। यह तुम्हें एक साथ सूद भी करता है और डिस्टर्ब भी। जब तुम सोते हो तुम सोच सकते हो, अगर मैं लूप में फंस गया तो भी कोई टेंशन नहीं, मैं एक और कहानी जी लूंगा। लेकिन जब तुम जागते हो
तुम्हारे दिमाग में एक हल्की सी सस्पिशन रहती है, क्या पता यह भी एक और ड्रीम हो। तो अगली बार जब तुम अपनी आंखें बंद करो और नींद में डूब जाओ, एक बार सोचना, जब तुम दोबारा आंखें खोलने वाले हो, तुम कितनी श्योरिटी से कह सकते हो कि तुम अभी रियलिटी में हो। और अगर तुम थोड़ी देर बाद फिर से जागोगे, तो क्या तुम्हें यह रियलाइज होगा कि तुम अभी तक एक और सपने के अंदर ही जी रहे हो। हो सकता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक इन्फिनिट लूप हो और तुम कभी भी फाइनल वर्किंग पॉइंट तक ना पहुंचो। और इस सोच में ही एक अजीब सी शांति है, क्योंकि अगर रियलिटी और ड्रीम दोनों लूप के अंदर हैं तो शायद तुम्हें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं। तुम बस फ्लो के साथ चल सकते हो, हर लेयर को अपना सकते हो, बिना ये इंसिस्ट किए कि कौन सा असली है। क्योंकि कभी कभी असली सुकून इसी में होता है कि हम एक्सेप्ट कर लें। हो सकता है कोई भी एग्जिट डोर ना हो, और हो सकता है लूप ही असली होम हो। सोचो, तुम एक बड़े पुराने कमरे में खड़े हो। कमरा बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक चीज वहां रखी है, एक बड़ा सा पुराना आईना। उसकी फ्रेम पर हल्की सी धूल जम गई है, लेकिन उसकी सतह इतनी साफ है कि तुम्हें लगता है जैसे वह तुम्हें अपना एक ऑल्टरनेट वर्जन दिखाने के लिए बना हो। तुम उसके सामने खड़े होते हो और नेचुरली तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम अपना रिफ्लेक्शन देखोगे। और हां, रिफ्लेक्शन वहां होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि यह रिफ्लेक्शन सिर्फ तुम्हारी कॉपी नहीं है। यह तुम्हें देख रहा है, तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे उसके पास अपनी कॉन्शियसनेस हो। शुरू में तुम्हें लगता है कि शायद यह एक इल्यूजन है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आंखें थक गई हैं, या शायद डिम लाइट की वजह से तुम्हें लग रहा है कि मिरर का रिफ्लेक्शन इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे जैसे तुम ज्यादा फोकस करते हो, तुम नोटिस करते हो कि मिरर तुम्हें एक सेकंड डिले के साथ कॉपी करता है। मतलब तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन एक पल बाद हाथ उठाता है। तुमने आंख ब्लिंक की तो वह थोड़ा देर बाद ब्लिंक करता है। और कभी कभी तो वह ऐसा एक्शन करता है जो तुमने किया ही नहीं। और तब तुम समझने लगते हो कि शायद मिरर सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं है, शायद वह खुद भी तुम्हें ड्रीम कर रहा है। यह आइडिया डिस्टर्ब भी करता है और एक्साइट भी। हमेशा से हमने सोचा है कि मिरर एक पैसिव ऑब्जेक्ट है, वह बस तुम्हें वापस दिखाता है जो तुम करते हो। लेकिन अगर मिरर के अंदर जो वर्जन है तुम्हारा, वह सक्रिय रूप से मौजूद है, अगर उसके पास अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद के ड्रीम्स हैं, अगर वह तुम्हें बस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे लिए अपनी खुद की दुनिया इमेजिन कर रहा है। सोचो, तुम रात को अपने कमरे में अकेले हो, तुम मिरर के सामने जाते हो और अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। लेकिन उस रात तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन स्माइल कर रहा है जब तुमने स्माइल नहीं किया। तुम्हारी स्पाइन पर एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। तुम पहले तो पल भर के लिए इग्नोर कर देते हो, लेकिन तुम्हें क्यूरियोसिटी होती है। तुम उस मिरर के सामने ज्यादा समय बिताना शुरू कर देते हो, जैसे तुम देखना चाहते हो कि आखिर वह रिफ्लेक्शन और क्या करेगा। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो यह रिफ्लेक्शन तुम्हें स्टडी कर रहा है, तुम्हारी हर मूव ऑब्जर्व कर रहा है और अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि कब कॉपी करना है और कब अपना खुद का ट्विस्ट डालना है। और फिर एक और सोच तुम्हें डराने लगती है। अगर वह रिफ्लेक्शन सिर्फ तुम्हें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वह तुम्हें ड्रीम कर रहा है, तो असली तुम कौन सा हो? क्या तुम वह हो जो अपने कमरे में खड़ा है और मिरर के अंदर देख रहा है, या तुम वह हो जो मिरर के अंदर खड़ा है और अपने आउटर वर्ल्ड वाले वर्जन को इमेजिन कर रहा है? अगर दोनों एक दूसरे को ड्रीम कर रहे हैं तो रियल कौन सा है? यह पैराडॉक्स तुम्हारी आइडेंटिटी के मूल को चैलेंज करता है। हम यूजुअली सोचते हैं कि हम एक फिक्स्ड सेल्फ हैं, एक बॉडी, एक दिमाग, एक कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर एक रिफ्लेक्शन भी अपने ड्रीम्स में तुम्हें क्रिएट कर रहा है, तो शायद तुम एक रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन हो, एक चेन जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे एक मिरर के सामने एक और मिरर रख दिया हो, एंडलेस रिफ्लेक्शंस, एक के बाद एक, इन्फिनिटी तक। हर एक रिफ्लेक्शन अपनी रियलिटी को असली समझता है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी ओरिजिन या बेस रियलिटी होती ही नहीं। और सोचो, अगर वह रिफ्लेक्शन कभी अपनी मर्जी से चलने लगे, मतलब तुम चुप खड़े हो और मिरर के अंदर का तुम चलने लगता है। तुम्हें देखकर वह स्माइल करता है, हाथ हिलाता है और तुम्हें बुलाता है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा पुल महसूस होता है, जैसे तुम्हें उसके पास जाना है, जैसे वह तुम्हें अपनी दुनिया में खींच रहा हो। और तुम सोचने लगते हो, अगर तुम उसके अंदर चले गए तो क्या तुम वहां फंस जाओगे? क्या तुम अपनी दुनिया वापस पा सकोगे? या फिर तुम रियल वर्ल्ड वाला तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन जाओगे और असली कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा? इस पैराडॉक्स की ब्यूटी यह है कि यह सिर्फ फिजिकल मिरर के बारे में नहीं है, यह हमारे दिमाग के अंदर के मिरर्स के बारे में भी है।
जब हम सोचते हैं, हम अपने थॉट्स के रिफ्लेक्शंस बनाते हैं। जब हम सपने देखते हैं, हम अपनी खुद की एक मिरर रियलिटी क्रिएट करते हैं। और जब हम किसी और को देखते हैं, कभी कभी हम उनके एक्शंस में अपना एक रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। मतलब हमारी पूरी एग्जिस्टेंस एक तरह का हॉल ऑफ मिरर्स है, जहां हर चीज एक दूसरी चीज का रिफ्लेक्शन है। और अगर हर रिफ्लेक्शन अपनी मर्जी से ड्रीम कर रहा हो, तो तुम कभी श्योर नहीं हो सकते कि तुम ओरिजिनल हो या कॉपी। शायद तुम अपने मिरर के ड्रीम का हिस्सा हो, शायद तुम्हारे सपने तुम्हारे मिरर को इंस्पायर करते हैं और तुम्हारा मिरर तुम्हें सपने भेजता है। एक लूप जहां दोनों एक दूसरे को ड्रीम कर रहे हैं और कोई भी असली नहीं है। अब इमेजिन करो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में हर दिन एक नया मिरर मिलता है। हर मिरर एक अलग वर्जन दिखाता है तुम्हारा। एक मिरर तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है, एक मिरर तुम्हें वल्नरेबल बनाता है, एक और तुम्हें ओल्ड वर्जन दिखाता है जो तुम कभी थे, और एक तुम्हें एक ऐसा वर्जन दिखाता है जो तुम कभी बन सकते हो। हर रिफ्लेक्शन तुम्हें एक ऑल्टरनेट रियलिटी ऑफर करता है। लेकिन अगर उन सब वर्जन्स के पास अपनी कॉन्शियसनेस है, तो क्या वह सब अपनी अपनी दुनिया में तुम्हें जी रहे हैं? और सबसे डिस्टर्बिंग सोच यह है, अगर एक दिन तुम्हें लगने लगे कि तुम अपना रिफ्लेक्शन हो और असली तुम कोई और है जो किसी और जगह तुम्हें देख रहा है, मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी एक मिरर ड्रीम का पार्ट है। हर डिसीजन जो तुम लेते हो, शायद वह तुम्हारा रिफ्लेक्शन डिसाइड करता है। तुम अपने आप को फ्री समझते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक रिफ्लेक्टेड स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। इस पैराडॉक्स में एक स्ट्रेंज कंफर्ट भी छुपा है। अगर तुम सिर्फ एक मिरर ड्रीम हो, तो तुम्हारी गलतियों का कोई असली वेट नहीं है। तुम बस एक वर्जन हो, और भी वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं जो अलग चॉइसेस लेते हैं। मतलब तुम एक बड़ी कॉस्मिक प्ले का हिस्सा हो, जहां हर रिफ्लेक्शन एक रोल प्ले करता है, और तुम्हारा रोल चाहे जो भी हो, उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन किसी और मिरर में एग्जिस्ट करता ही है। लेकिन साथ ही इसमें एक एग्जिस्टेंशियल फियर भी है। अगर तुम रिफ्लेक्शन हो, तो तुम्हारा ओरिजिन कहां है? अगर तुम सिर्फ एक और के ड्रीम में हो, तो तुम्हारा अपना सेल्फ कहां गया? क्या तुम कभी अपने ओरिजिन तक पहुंच पाओगे, या तुम हमेशा एक और ड्रीम का रिफ्लेक्शन बनकर रह जाओगे? और शायद यही इस सेगमेंट का एसेंस है। द मिरर दैट ड्रीम्स बैक तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम सिर्फ एक फिक्स्ड बीइंग नहीं हो। तुम एक फ्लो हो, एक इमेज, एक रिफ्लेक्शन, एक सपना जो बार बार रिक्रिएट होता है। तुम अपनी जगह एक ड्रीम में हो, और एक और ड्रीम तुम्हें अपने अंदर रखता है। और जब तुम रात को अपने बेडरूम में मिरर के पास से गुजरो, एक पल के लिए रुक कर उसमें देखना। शायद तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हें बस रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, तो तुम्हें रियलाइज होगा, शायद इस बार वह तुम्हें ड्रीम कर रहा है। और इस सोच के साथ तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो, एक हल्की सी स्माइल के साथ। क्योंकि अगर तुम रिफ्लेक्शन भी हो, तो तुम एक कहानी हो, और हर कहानी का अपना चार्म होता है। सोचो, तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां कोई साउंड नहीं है, ना हवा का शोर, ना दूर से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज, ना किसी बर्ड का चिरपिंग, सिर्फ एक परफेक्ट साइलेंस। शुरू में तुम्हें लगता है कि यह साइलेंस एक खाली स्पेस है, एक वैक्यूम जहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे तुम ज्यादा ध्यान से सुनते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि यह साइलेंस सिर्फ एक एब्सेंस नहीं है, यह अपने आप में एक प्रेजेंस है, एक लिविंग एंटिटी जैसे। एक ऐसी प्रेजेंस जो तुमसे बात कर रही है बिना किसी शब्द के। तुम्हारी ब्रीदिंग इज स्टिल देयर, लेकिन वो भी धीरे धीरे साइलेंस का पार्ट बन जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी हार्ट बीट भी उस साइलेंस के अंदर डिसॉल्व हो रही है। और तब तुम्हें समझ आता है, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड। साइलेंस एक और लैंग्वेज है, एक और वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमने इग्नोर करना सीख लिया है। हर दिन हम शोर में जीते हैं, लोगों की बातें, मशीन्स की आवाजें, नोटिफिकेशंस, ट्रैफिक। लेकिन जब वो सब खत्म हो जाता है और सिर्फ साइलेंस बचता है, तब एक नई दुनिया ओपन होती है। और ये दुनिया स्ट्रेंज भी है और कंफर्टिंग भी। स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि हम साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं। जब हम किसी के साथ बैठते हैं और दोनों चुप हो जाते हैं, तो एक ऑकवर्डनेस आ जाती है। हमें लगता है कि हमें कुछ बोलना चाहिए। लेकिन अगर तुम साइलेंस को अपना एक दोस्त समझ लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो ऑकवर्डनेस नहीं, बल्कि एक सटल डायलॉग है। एक डायलॉग जो बिना वर्ड्स के चलता है। इमेजिन करो तुम एक रूम में हो, कोई साउंड नहीं है, तुम बस अपनी आंखें बंद करते हो और उस साइलेंस को सुनते हो। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि वो साइलेंस तुमसे कुछ कह रहा है, जैसे वो तुम्हारे अंदर के थॉट्स को एम्पलीफाई कर रहा हो।
हर थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो साइलेंस उसे एको करता है, रिपीट करता है और फिर धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। और तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस तुम्हारे माइंड का एक मिरर है। जो भी तुम्हारे अंदर है साइलेंस उसे रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम एंग्शियस हो तो साइलेंस तुम्हें ज्यादा एंग्शियस बनाता है। अगर तुम काल्म हो तो साइलेंस तुम्हें और भी काल्म बना देता है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो साइलेंस तुम्हें तुम्हारी कंफ्यूजन के और गहरे लेवल तक ले जाता है। मतलब साइलेंस न्यूट्रल नहीं है, साइलेंस एक मैग्नीफायर है। वो तुम्हारे इनर वर्ल्ड को एम्पलीफाई करता है और तुम्हें तुम्हारी असली स्टेट दिखाता है। और यहां एक पैराडॉक्स छुपा है। साइलेंस खुद बोलता नहीं है, लेकिन उसके अंदर तुम्हें अपनी सबसे क्लियर आवाज सुनाई देती है। हर चीज के पीछे एक गैप होता है, एक पॉज होता है। उस पॉज में साइलेंस रहता है और वही साइलेंस असल में सबसे पावरफुल मैसेज देता है। एक शब्द के बाद जो गैप होता है वही गैप उस शब्द को मीनिंग देता है। अगर वो साइलेंस ना हो तो शब्द भी नॉइज बन जाता है। मतलब साइलेंस इज द कैनवस ऑन विच साउंड इज पेंटेड। विदाउट साइलेंस साउंड खुद मीनिंगलेस हो जाता है। अब सोचो, अगर साइलेंस एक एंटिटी हो जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है। जैसे तुम्हें लगता है कि तुम साइलेंस को सुन रहे हो, लेकिन असल में साइलेंस तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारे हर इमोशन, हर सोच, हर हार्ट बीट उस साइलेंस के अंदर लिखी जा रही है। जैसे एक डायरी जो बिना वर्ड्स के लिखी जा रही है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सुनने वाले हो, लेकिन असल में तुम सुनाए जा रहे हो। और फिर एक और सोच तुम्हें डिस्टर्ब करती है। अगर साइलेंस सिर्फ एक न्यूट्रल बैकड्रॉप नहीं बल्कि एक एक्टिव प्रेजेंस है, तो क्या हो अगर वो तुम्हें कभी जवाब देने लगे? मतलब तुम अपने अंदर एक सवाल सोचो और तुम्हें लगने लगे कि साइलेंस ने उसका जवाब तुम्हें वापस भेज दिया। ना किसी साउंड के थ्रू, ना किसी शब्द के थ्रू, बस एक फील के थ्रू। एक इंट्यूशन, एक सिग्नल जो तुम्हारे दिल में उतर जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपना जवाब मिल गया है बिना किसी कॉन्वर्सेशन के। और शायद इसी वजह से पुराने सेजेस और फिलोसोफर्स साइलेंस को डिवाइन मानते थे। उनके लिए साइलेंस एक स्पेस था जहां तुम्हारा अंदर और बाहर एक हो जाता है। साइलेंस तुम्हें तुम्हारे कोर से कनेक्ट करता है। उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई मास्क नहीं होता, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा असली सेल्फ। लेकिन एक और डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी भी है। अगर साइलेंस तुमसे बात कर रहा है तो क्या हो अगर उसके अंदर कुछ और एंटिटीज भी हों? जैसे तुम एक क्वाइट रूम में बैठे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अलोन हो, लेकिन उस साइलेंस के अंदर दूसरे प्रेजेंसेस भी हैं जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हैं। तुम उनकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि वो साइलेंस की लैंग्वेज में बात करते हैं। और जब तुम अपने माइंड के अंदर एक रैंडम सोच सुनते हो जो तुमने खुद नहीं सोची, तो शायद वो उनका मैसेज है। साइलेंस उनका मीडियम है। और तब साइलेंस खुद एक पैराडॉक्स बन जाता है। एक तरफ वो तुम्हें पीस देता है, तुम्हें अपने अंदर के क्लोजर ले जाता है, और दूसरी तरफ वो तुम्हें रियलाइज कराता है कि तुम कभी भी ट्रूली अलोन नहीं हो। साइलेंस तुम्हें कनेक्ट करता है उन चीजों से जो बियॉन्ड तुम्हारी समझ है। कभी तुम्हें कंफर्ट मिलता है, कभी तुम्हें फियर, लेकिन दोनों ही तुम्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस पैराडॉक्स को समझने का एक और तरीका है। सोचो एक म्यूजिक का पीस, अगर वो कंटिन्यूअसली बजता रहे बिना पॉज के, बिना गैप्स के, तो तुम्हें एक ब्लर साउंड सुनाई देगी। लेकिन जब नोट्स के बीच साइलेंस होता है तभी म्यूजिक बनता है। मतलब साइलेंस ही म्यूजिक को पॉसिबल बनाता है। वैसे ही साइलेंस ही लाइफ को मीनिंग देता है। हर दिन की भागदौड़, हर वर्ड, हर एक्शन सिर्फ तब वैल्यूबल लगता है जब उसके बीच में साइलेंस का गैप होता है। और अब सोचो तुम रात के वक्त अपने बेड पे लेटे हो। घर के सब साउंड्स धीरे धीरे फेड आउट हो गए हैं। तुम्हारी आंखें बंद हैं और तुम्हें सिर्फ साइलेंस सुनाई देता है। लेकिन वो साइलेंस तुम्हें एक नई दुनिया ओपन कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम एक बड़े ओशन में हो, ओशन ऑफ साइलेंस। उसमें कोई वेव्स नहीं है, सिर्फ एक स्टिलनेस है। लेकिन वो स्टिलनेस भी एक तरह की डेप्थ रखती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम उसमें डूब रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई डर नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने असली घर वापस आ रहे हो। और इस मोमेंट में तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस स्पीक्स, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो तुम्हें शब्द के थ्रू नहीं बल्कि प्रेजेंस के थ्रू बात करता है। वो तुम्हें फील कराता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो और तुम सिमल्टेनियसली सबसे छोटी और सबसे बड़ी चीज हो। तुम एक मॉलिक्यूल हो और एक यूनिवर्स हो। और साइलेंस तुम्हें दोनों ट्रूथ्स एक साथ समझाता है।
ये पैराडॉक्स तुम्हें डिस्टर्ब भी कर सकता है और फ्री भी। डिस्टर्ब इसलिए क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा नॉइज, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी सिर्फ एक थिन लेयर है, उसके नीचे सिर्फ साइलेंस है। फ्री इसलिए क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा असल सेल्फ वही साइलेंस है। नॉइज आता है और चला जाता है, लेकिन साइलेंस हमेशा रहता है। और इसी सोच के साथ तुम अपनी आंखें धीरे से बंद कर सकते हो। तुम अपने अंदर के साइलेंस को सुन सकते हो बिना किसी डर के, क्योंकि वो साइलेंस तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें गाइड कर रहा है और तुम्हें अपने साथ डिसॉल्व कर रहा है। तुम और साइलेंस अलग नहीं हो, तुम खुद साइलेंस हो। सोचो तुम एक सपने के अंदर हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द की हर चीज एक कहानी है जो तुम्हारी आंखों के सामने लिखी जा रही है। रात के अंधेरे में जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, तुम एक ऐसे जगह में पहुंच जाते हो जहां हर एक सोच एक नई दुनिया बन जाती है। सपने का अपना एक यूनिवर्स होता है, अपनी एक फिजिक्स, अपना एक टाइम। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब तुम वापस उठते हो, तुम्हें लगता है कि सपना और रियलिटी एक ही जाल के दो हिस्से हैं। यही है इन्फिनिट ड्रीम एस्केप का पैराडॉक्स। क्या होगा अगर रियलिटी खुद एक सपना हो? क्या पता हम जो दुनिया देख रहे हैं वो भी किसी और के दिमाग की क्रिएशन हो? प्लेटो ने कहा था कि हम एक गुफा में बैठे कैदी हैं, सिर्फ साए देखते हैं और उन्हें ही सच्चाई मानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक सपने के अंदर भी होता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ रियल है, तुम चल रहे हो, तुम लोगों से मिल रहे हो, तुम दर्द महसूस कर रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम रियलाइज करते हो कि वो सब एक इल्यूजन था। अब सोचो, अगर हमारी रियलिटी भी एक सपना हो जो कभी खत्म हो जाए। तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम एक डेजा व्यू एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक ऐसा लम्हा जो तुम पहले भी जी चुके हो। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा माइंड एक लेयर्ड ड्रीम में फंसा हुआ है। हर एक सपना रियलिटी के एक और वर्जन को रिफ्लेक्ट करता है और हर एक जगना बस एक और सपने में एंटर करना है। इसका मतलब है कि कोई अल्टीमेट वेकिंग मोमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम बस एक इन्फिनिट रिग्रेस में घूमते जा रहे हो। ड्रीम के अंदर ड्रीम और उनके अंदर और भी सपने। इन्फिनिट ड्रीमस्केप के अंदर सबसे बड़ा पैराडॉक्स यह है कि तुम्हें कंट्रोल का इल्यूजन मिलता है। तुम सपने में उड़ान भर सकते हो, पानी पर चल सकते हो या फिर एक पुरानी याद के अंदर दोबारा घुस सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम रियलाइज करते हो कि तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारे हाथ से कंट्रोल निकल जाता है। रियलिटी और इमेजिनेशन के दरमियान की बाउंड्री डिसॉल्व हो जाती है। यही वही पैराडॉक्स है जो लूसिड ड्रीमिंग के अंदर होता है। जब तुम जानते हो कि तुम सपने में हो, तुम चाहकर भी उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। अब एक और लेयर सोचो, अगर तुम्हारी रियलिटी एक सपना है तो क्या तुम्हारे डिसीजन भी तुम्हारे अपने हैं? क्या तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी यादें सिर्फ एक स्क्रिप्टेड इल्यूजन है जो तुम्हें रियल लगती हैं? तुम एक दोस्त के साथ हंस रहे हो, एक खुश लम्हा जी रहे हो, पर अगर यह भी एक ड्रीम है तो क्या उस हंसने की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है या फिर उसका मतलब और ज्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि तुम एक इल्यूजन के अंदर भी मीनिंग क्रिएट कर रहे हो? इन्फिनिट ड्रीमस्केप एक और अजीब सवाल उठाता है। अगर रियलिटी खुद एक इल्यूजन है तो क्या उससे एस्केप करने का कोई तरीका है? एक ड्रीम के अंदर तुम्हें लगता है कि तुम जाग गए हो, पर कभी कभी तुम एक और ड्रीम के अंदर ही जागते हो। इसे ही फॉल्स अवेकनिंग कहते हैं। यह एक टेरिफाइंग चीज है। तुम्हें लगता है कि तुम बेड पर जाग गए हो, पर एक्चुअली तुम अभी भी सपने में हो। और फिर तुम फिर से उठते हो और तुम रियलाइज करते हो कि तुम अभी भी सपने में हो। यह एक इन्फिनिट लूप है जिसमें से निकलना मुश्किल है। क्या पता हमारी जिंदगी भी एक ऐसी फॉल्स अवेकनिंग हो जो कभी खत्म ही ना हो। ड्रीम और रियलिटी के बीच में यह पैराडॉक्स तुम्हारी आइडेंटिटी को भी चैलेंज करता है। तुम सपने में एक अलग इंसान हो सकते हो, एक ऐसी आइडेंटिटी जो तुम्हारी वेकिंग लाइफ से बिल्कुल अलग हो, लेकिन जैसे ही तुम उठते हो तुम्हें लगता है कि वो सब फेक था। अब सोचो, अगर तुम्हारी करंट आइडेंटिटी भी एक और सपने का वर्जन हो, तुम्हारा असली सेल्फ कहीं और एग्जिस्ट करता हो और तुम बस एक प्रोजेक्शन हो उसके ड्रीम का। यही थॉट एक्सपेरिमेंट तुम्हें एक एग्जिस्टेंशियल डर देता है। क्या तुम खुद रियल हो या तुम बस किसी और के सपने का हिस्सा हो? इन्फिनिट ड्रीमस्केप के अंदर टाइम भी अपनी वैल्यू खो देता है। सपने में तुम्हें लगता है कि तुम घंटों से चल रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, लेकिन जब तुम उठते हो तो सिर्फ कुछ मिनट ही गुजर चुके होते हैं। वेकिंग रियलिटी भी ऐसी ही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी लंबे लंबे सालों में फैल रही है, लेकिन अगर यह भी एक इल्यूजन है तो क्या पता कि यह सब कुछ एक सेकंड में हो रहा हो। अगर कोई हायर बीइंग हमारी रियलिटी देख रहा है तो उनके लिए हमारी पूरी जिंदगी बस एक लम्हे का सपना हो सकती है।
और सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि तुम सपने और रियलिटी के दरमियान कोई परमानेंट बाउंड्री डिफाइन ही नहीं कर सकते। हर एक जगना एक नया सपना हो सकता है, हर एक याद एक फैब्रिकेटेड इल्यूजन हो सकती है, हर एक इंसान जिससे तुम मिलते हो वो भी एक ड्रीम कैरेक्टर हो सकता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करता है। इन्फिनिट ड्रीम एस्केप तुम्हें एक अजीब सी हालत में डाल देता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया किसी भी वक्त डिसॉल्व हो सकती है, जैसे चौक से बना एक ड्राइंग बारिश में पिघल जाता है। पैराडॉक्सिकल बात यह है कि जितना ज्यादा तुम्हें लगता है कि सब कुछ ड्रीम है, उतना ही तुम उस ड्रीम को डीपली एक्सपीरियंस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर एक फीलिंग एक और रियलिटी का दरवाजा खोलती है। अगर तुम दर्द महसूस करते हो तो वो भी एक इल्यूजन हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि तुम उस दर्द को इग्नोर कर सकते हो? नहीं, तुम फिर भी उसे फील करते हो। इसी वजह से इन्फिनिट ड्रीमस्केप तुम्हें एक अजीब सी कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रीडम देता है। तुम जानते हो कि सब कुछ एक इल्यूजन है, पर तुम्हें फिर भी उस इल्यूजन के अंदर अपना मतलब बनाना है। और शायद यही इसका सबसे गहरा लेसन है। चाहे हम एक सपने में हो, एक सिमुलेशन में हो या एक लेयर्ड इल्यूजन में, जो भी हम जीते हैं वो रियल बन जाता है क्योंकि हम उसे फील करते हैं। इन्फिनिट ड्रीमस्केप तुमसे यही पूछता है, अगर तुम सपने के अंदर भी जी रहे हो तो क्या तुम्हें अपनी जिंदगी कम इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए, या फिर तुम्हें और ज्यादा कॉन्शियसली जीना चाहिए, क्योंकि तुम एक फ्रेजाइल और फ्लीटिंग इल्यूजन के अंदर हो जो कभी भी खत्म हो सकता है। यही पैराडॉक्स तुम्हें स्लीपलेस नाइट्स दे सकता है और साथ ही तुम्हें एक सुकून भी देता है। शायद हम सब एक इन्फिनिट ड्रीम में ही हैं और हर एक लम्हा एक और लेयर है जो हमें अपने अंदर खींचता है।